नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज मानहानि मामले में सजा याफ्ता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। इजरायल के बाद अमेरिका ने भी सीरिया में एयर स्ट्राइक कर दी। तालिबान नेताओं की बैठक में मारपीट हो गई और उत्तर कोरिया में समंदर में सुनामी लाने वाले हथियार का टेस्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी की सदस्यता से जुड़ी। राहुल की सदस्यता खत्म होने के मुद्दे पर कांग्रेस की 2 घंटे तक बैठक चली, जिसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत करीब 100 नेता शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस मीटिंग में राहुल गांधी नहीं आए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में एक सांसद ने यह राय रखी कि कांग्रेस के सभी सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। इसी तरह प्रियंका गांधी ने कहा कि कर्नाटक में चुनाव जीतकर इसका जवाब देना चाहिए। कर्नाटक में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने। इस बैठक में आगे फैसले लेने के लिए एक कमेटी बनाने की बात भी तय हुई। लेकिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस बुरी तरह भड़क गई है। विरोध जताने के लिए दिल्ली समेत कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तो कांग्रेस के समर्थकों ने बीजेपी के दफ्तर को ही घेर लिया और फिर बीजेपी के ऑफिस के बाहर लगे पोस्टरों पर कालिक फेंक दी। वहां से आई एक तस्वीर में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पर कालिक फेंकता नजर आया, जिसका बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता और भड़क गए और उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां पथराव शुरू कर दिया, जबकि वहां मौजूद कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाते रहे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर के बाहर पुतला भी फूंका और काफी देर तक वहां हंगामा करते रहे। इसी तरह केरल के वायनाड में भी राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता आपे से बाहर हो गए, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से ही लोकसभा सांसद थे। और जैसे ही उनकी संसद सदस्यता खत्म होने की खबर आई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां शहर की सड़कों पर उतरकर हंगामा शुरू कर दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ते दिखाई दिए, जबकि पुलिस के लोग उन्हें शांत कराने की कोशिश करते रहे। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बवाल नहीं थमा, जिसकी वजह से वहां घंटों तक हंगामा होता रहा। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से शहर के एक इलाके में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतर आए और जब पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की तो वो सड़क पर धरने पर बैठ गए। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पार्टी का झंडा और पोस्टर लेकर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता ट्रेन के ऊपर चढ़े दिखाई दिए, जबकि कुछ कार्यकर्ता ट्रेन के आगे पटरियों पर बैठकर नारे लगाते रहे, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर काफी देर तक ट्रेन रुकी रही। यही नहीं, राहुल गांधी के समर्थन में महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर फिर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के साथ एनसीपी और उद्धव गुट के विधायकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर तीनों पार्टियों के नेताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। महाराष्ट्र विधान भवन में बकायदा देख सकते जो विपक्ष की पार्टी हैं, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जितने एमएलए हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह जयपुर में भी कांग्रेस ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें राज्य के कई मंत्री शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष पहला देखा है जो बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। राहुल गांधी के समर्थन में यूपी के मथुरा में भी कांग्रेस के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया, क्योंकि प्रधानमंत्री के सरनेम मामले में 2 साल की सजा मिलने के अगले ही दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई। सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके तुरंत बाद उन्हें 30 दिन की जमानत भी मिल गई थी। लेकिन सजा के ऐलान के बाद से उनकी संसद की सदस्यता पर तलवार लटकने लगी थी और सजा के ऐलान के अगले ही दिन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटे राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई। इससे पहले संसद पहुंचे राहुल गांधी से प्रधानमंत्री के सरनेम मामले पर सवाल पूछे गए, लेकिन वो जवाब दिए बिना आगे निकल गए। हालांकि बाद में राहुल ने ट्वीट किया, जो सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल की पहली प्रतिक्रिया थी, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा कि वो भारत की आवाज के लिए लड़ रहे हैं और हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे, लेकिन मानहानि केस में सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता छिन गई और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के समय राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के सरनेम पर टिप्पणी की थी और इसी मामले में एक दिन पहले उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी।
और सजा के ऐलान के करीब 26 घंटे बाद लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी हुई इस चिट्ठी ने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका दिया, क्योंकि इस चिट्ठी में राहुल की संसद सदस्यता जाने की जानकारी दी गई थी। सारी गहमा-गहमी के बीच राहुल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी से मिलने पहुंच गईं। सोनिया गांधी अब राहुल गांधी के आवास से निकलने वाली हैं। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के आवास पे मौजूद हैं। एक दिन पहले जब राहुल को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, उसी समय से उनकी संसद सदस्यता पर संकट मंडराने लगा था और एक ही दिन बाद वो सांसद से पूर्व सांसद बन गए। अब उनकी सारी उम्मीदें सेशंस कोर्ट पर ही टिकी हैं, क्योंकि फिलहाल उन्हें राहत सेशंस कोर्ट से ही मिल सकती है। यानी राहुल गांधी के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। राहुल गांधी को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने सजा दी है और वो सूरत की सेशंस कोर्ट में अपील करने वाले हैं, क्योंकि सूरत की सीजेएम कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए बेल दी है। उन पर लगा दोष नहीं हटाया है और यही बात राहुल के सियासी करियर के लिए खतरा बन गई, जिसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का 2013 का एक फैसला है, जिसने जनप्रतिनिधियों से आपराधिक मामलों में दोषी साबित होने के बाद ऊपरी अदालत में अपील करने तक मिलने वाली छूट छीन ली थी। मतलब राहुल गांधी को सेशंस कोर्ट से राहत मिलना जरूरी है। हालांकि इसके बाद भी आखिरी फैसला लोकसभा स्पीकर का ही होगा। और जैसे ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिनी, सियासी पारा हाई हो गया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बड़े-बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनकी सदस्यता जाने पर तंज कसा। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जानबूझकर कानून तोड़ते हैं। कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये उनको लगता था। बीजेपी के 2 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कांग्रेस की ओर से भी 2 नेता मैदान में उतरे। उसकी ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश ने मोर्चा संभाला। दोनों नेताओं ने साफ कर दिया कि इस मामले में वो कानूनी तरीके से लड़ेंगे और राहुल गांधी हार नहीं मानेंगे। राहुल गांधी जी कोई धमकी से डरने वाले नहीं हैं। इस बीच कई विपक्षी पार्टियां राहुल के समर्थन में खड़ी हो गईं और एक के बाद एक ट्वीट करके उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। 2024 के चुनाव में कांग्रेस से अलग लड़ने का ऐलान करने वाली ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया। हालांकि अपने ट्वीट में ममता ने कहीं भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिखा। ममता के अलावा कांग्रेस से राह अलग कर चुके केसीआर ने भी राहुल गांधी की सदस्यता जाने की आलोचना की। अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में कांग्रेस के साथ खड़े दिखे। जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। अखिलेश यादव भी राहुल पर आए फैसले के खिलाफ खुलकर बोले। ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। यानी राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के मुद्दे पर किसी पार्टी ने खुलकर तो किसी ने दबी जबान में बीजेपी पर निशाना साधा। हालांकि कुछ विपक्षी पार्टियां अब भी वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही हैं। इस बीच राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के मुद्दे पर पटना में कांग्रेस, आरजेडी समेत कई दलों के प्रदर्शन से जेडीयू नदारद रही। वहां विधानसभा के अंदर इस मामले पर जोरदार हंगामा हुआ, जबकि विधानसभा के बाहर भी महागठबंधन ने मार्च निकाला, जिसमें जेडीयू शामिल नहीं हुई, जबकि कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक वहां मौजूद रहे। लेकिन जेडीयू का एक भी विधायक इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया कि पूरा महागठबंधन राहुल को हुई सजा के विरोध में उसके साथ खड़ा है। सजा करवा दोगे, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, पूरे महागठबंधन के लोग। लेकिन कांग्रेस का दावा सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि जेडीयू प्रदर्शन में शामिल ही नहीं हुई। यानी महागठबंधन का एक अहम दल ही राहुल को सजा के मुद्दे पर साथ खड़ा नहीं दिखा। जानकारी नहीं है, विधान परिषद में ये मामला भी नहीं है, इसलिए अद्यतन जानकारी मुझे नहीं है। बताया गया कि विधानसभा के अंदर भी जेडीयू ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी, जबकि महागठबंधन के दूसरे दलों ने बीजेपी को घेरने के लिए जमकर हंगामा किया। वहीं राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होते ही बीजेपी से लेकर केंद्र सरकार में मंत्रियों तक ने उन्हें घेरने का मौका नहीं छोड़ा और उन पर पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगा दिया। और बीजेपी की तरफ से खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्विटर पर राहुल गांधी को खरी खरी सुना दी। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने सिर्फ वोट पाने के लिए ओबीसी समुदाय का अपमान किया। केंद्रीय मंत्री भी राहुल गांधी पर जमकर बरसे। लोकतांत्रिक बहस नहीं कर रहे थे राहुल गांधी, एक ओबीसी समाज को गाली देने का काम कर रहे थे। भी एरोगेंस देखिए, पूरे समाज को गाली देना और फिर माफी नहीं मांगना। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के सरनेम पर बयान तो दिया ही, उसके लिए कोर्ट में माफी तक नहीं मांगी। इसलिए सरकार और पार्टी राहुल गांधी के बयान को पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान बताकर उन पर टूट पड़ी। लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर है कि आयोग राहुल गांधी की लोकसभा सीट वायनाड में उपचुनाव कराने पर जल्दबाजी नहीं चाहता। वो ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहता जिसे उसे बाद में वापस लेना पड़े।
क्योंकि अगर राहुल गांधी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में चले गए और ऊपरी अदालत ने उनकी सजा रद्द कर दी तो चुनाव आयोग को भी अपना फैसला बदलना पड़ सकता है। इस तरह का मामला पहले हो भी चुका है। अभी जनवरी में ही लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की भी सदस्यता रद्द हो गई थी, क्योंकि सेशंस कोर्ट ने उन्हें जान से मारने की कोशिश के एक मामले में दोषी करार दिया था। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप में उपचुनाव की घोषणा कर दी थी, लेकिन केस केरल हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने मोहम्मद फैजल की सजा सस्पेंड कर दी। मोहम्मद फैजल को राहत मिलने के बाद चुनाव आयोग को उपचुनाव रद्द करना पड़ा था। और चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि आयोग वही बात राहुल गांधी के मामले में नहीं दोहराना चाहता, इसलिए वो राहुल गांधी की ऊपरी अदालत में अपील पर नजर रखेगा और देखेगा कि क्या फैसला आता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग लंबे वक्त तक केरल की वायनाड सीट को अधर में लटकने देगा। अगर राहुल गांधी के मामले में जल्द फैसला नहीं आता है तो हो सकता है कि चुनाव आयोग वायनाड में उपचुनाव का ऐलान कर दे। लेकिन भारत की राजनीति में राहुल गांधी पहले नेता नहीं है जिन्होंने सजा पाने के बाद अपनी सदस्यता से हाथ धोया हो। इससे पहले कई नेता अलग अलग अदालतों से सजा पाकर अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। इनमें राहुल गांधी के बाद सबसे ताजा उदाहरण समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां का है, जिन्हें प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई गई और उनको अपनी विधानसभा सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम भी जनता को उकसाने के जुर्म में 2 साल की सजा पाने के बाद अपनी विधानसभा सदस्यता खो चुके हैं। उनके अलावा 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में दोषी करार दिए गए विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता पिछले साल नवंबर में ही रद्द की जा चुकी है। वो बीजेपी से विधायक थे। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी काफी पहले रद्द की जा चुकी है। वो भी बीजेपी के विधायक थे। इसके अलावा आरजेडी से विधायक रह चुके अनंत सिंह अवैध हथियार रखने के जुर्म में 10 साल की सजा काट रहे हैं। उनकी विधानसभा भी सदस्यता भी खत्म हो चुकी है। वहीं राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में मानहानि के कई केस दर्ज कराए गए हैं, जिनमें एक में सूरत की निचली अदालत से उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, जबकि बाकी के मुकदमों में वो जमानत पर चल रहे हैं। राहुल गांधी को 6 जुलाई 2019 को पटना की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी थी। वहां उनके खिलाफ बीजेपी नेता सुशील मोदी ने केस दर्ज करवाया था। इसी तरह 12 जुलाई 2019 को भी ऐसे ही एक मामले में अहमदाबाद की एक अदालत ने उन्हें जमानत दी थी, जबकि राहुल गांधी को मुंबई की एक अदालत से 4 जुलाई 2019 को आरएसएस कार्यकर्ता की तरफ से दायर मानहानि मामले में जमानत मिली थी। इसी तरह महाराष्ट्र के भिवंडी में उनके खिलाफ मानहानि का एक केस दर्ज कराया गया था, जिसके बाद उन्हें कई बार भिवंडी के चक्कर भी लगाने पड़े थे। हालांकि नवंबर 2016 में उन्हें भिवंडी की कोर्ट से जमानत मिल गई थी। उसी साल सितंबर 2016 में उन्होंने गुवाहाटी की एक अदालत से भी जमानत ली थी, जिसके लिए उन्हें उस दौरान 50,000 रुपए मुचलके के तौर पर जमा करने पड़े थे। उन पर आरएसएस की तरफ से झूठ बोलने का आरोप लगाया गया था। मतलब राहुल गांधी पर मानहानि के 1-2 नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में कई मुकदमे दर्ज हैं और वो उन मामलों में जमानत पर हैं। इसी मुद्दे पर बीजेपी ने राहुल को निशाना बनाया। 7 जगह ये बेल पर है, जमानत पर है। मानहानि के इन मामलों के अलावा वो नेशनल हेरल्ड केस में भी जमानत पर हैं। इस बीच राहुल की सदस्यता छिनने के बाद मनमोहन सरकार के उस अध्यादेश का जिक्र होने लगा जिसे राहुल गांधी ने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था, क्योंकि 2013 में मनमोहन सरकार वो अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए ही लाई थी। लेकिन राहुल ने न सिर्फ उस अध्यादेश का विरोध किया था बल्कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था, जिसका जिक्र करीब 10 साल बाद बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो उस अध्यादेश की याद दिलाते हुए राहुल गांधी पर तंज कस डाला। उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। बीजेपी ने राहुल को उस अध्यादेश की याद इसलिए दिलाई क्योंकि अगर वो अध्यादेश लागू हो जाता तो किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता तब तक नहीं जाती जब तक उस पर चल रहा आपराधिक मामला ऊपरी अदालत में विचाराधीन था। हालांकि इस दौरान वो सांसद संसद में वोट नहीं दे पाता और न ही उसे वेतन मिलता, लेकिन उसकी संसद की सदस्यता बची रहती। बीजेपी ने इसी वजह से राहुल गांधी पर तंज कसा, क्योंकि 2013 में मनमोहन सरकार के अध्यादेश को फाड़ते हुए राहुल ने उसे बकवास बताया था। लेकिन आज राहुल के उसी बयान की चर्चा हो रही है, क्योंकि मानहानि केस में दोषी बनने और 2 साल की सजा पाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का 2013 का फैसला उनके लिए मुसीबत बन गया। क्योंकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर उसकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जाएगी। ये वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में फंसे हुए थे और दोषी पाए जाने पर उनकी सदस्यता को खतरा था। तब के राज्यसभा सांसद रशीद मसूद भी भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जा चुके थे और विपक्ष की तीखी आलोचना के बीच मनमोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लेकर आई थी, जिसे राहुल ने बकवास बताते हुए फाड़ दिया था।
इधर केंद्र पर सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 14 विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इन विपक्षी दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी शामिल रही, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने इस मुद्दे को रखा। विपक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। उधर सीरिया में इजरायल के बाद अब अमेरिका ने भी एक बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी। अमेरिकी फौज के एक हमले में ईरान के समर्थन वाली चरमपंथी लड़ाकों के ठिकाने पर बड़े नुकसान की खबर है। अमेरिका के मुताबिक उसने ये एयर स्ट्राइक ईरान के एक ड्रोन हमले के जवाब में की, जिसमें उत्तर पूर्व सीरिया में अमेरिका के एक ठिकाने को निशाना बनाया गया था। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल करके उसके समर्थन वाले चरमपंथी संगठन ने हमला किया। अमेरिका के मुताबिक उसके ठिकाने पर हमले के पीछे ईरान की फौज की IRCG यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का ही हाथ है, जिसने सीरिया में चरमपंथी संगठन को ईरान के खतरनाक ड्रोन से लैस किया। और ईरान के ऐसे ही ड्रोन से एक रोज पहले अमेरिका के एक बेस पर हमला बोला गया। यह हमला चरमपंथी संगठनों के गढ़ उत्तर पूर्व सीरिया में तुर्की की सीमा के करीब अमेरिका के एक ठिकाने पर किया गया। इस हमले में एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई, जबकि अमेरिकी सेना के 5 जवान जख्मी हो गए। जिसके बाद बाइडेन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को आदेश दे दिया कि किसी भी तरह जल्द से जल्द इस हमले का बदला लिया जाए। अमेरिकी सेना के मुताबिक उनका आदेश मिलते ही एयर स्ट्राइक की तैयारी कर ली गई और अमेरिकी बेस पर हमले के कुछ घंटों बाद ही अमेरिकी फौज ने ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों के ठिकानों पर जोरदार बमबारी कर दी। अमेरिकी फौज का दावा है कि उन्हें ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों के ठिकानों की पक्की खबर थी, इसलिए बेहद सटीक हवाई हमले किए गए, जिनमें दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं दिया गया। हालांकि अमेरिका ने यह जानकारी नहीं दी कि उनकी एयर स्ट्राइक में किसी लड़ाके की मौत हुई या नहीं, लेकिन सीरिया में मानवाधिकार के लिए काम करने वाले एक संगठन के मुताबिक अमेरिका के हमले में 11 लोगों की मौत हो गई। इस बीच अमेरिका ने हुंकार भरी कि उसकी सेना पर हमले करने वाला आसानी से बचकर भाग नहीं पाएगा। यानी अमेरिका ने सीधे सीधे ईरान को धमकी दे दी। वहां के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि ईरान के समर्थक लड़ाकों पर पलटवार तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली सबक तो उन्हें सिखाना है जो ऐसे चरमपंथी संगठनों के हथियार देकर उनकी ताकत बढ़ाते हैं। और अमेरिका की इसी धमकी के बाद माना जा रहा है कि ईरान के साथ उसका तनाव किसी भी वक्त जंग में बदल सकता है, क्योंकि परमाणु बम बनाने के मुद्दे पर दोनों देशों में पहले से ही तलवारें खिंची हुई हैं। ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, जिसकी वजह से ईरान अमेरिका को भी धमकाता रहता है और दोनों के बीच पिछले कुछ वक्त से युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। उस पर रही से कसर सीरिया में अमेरिका के एक ठिकाने पर हुए ड्रोन हमले ने पूरी कर दी, जिसके लिए अमेरिका ईरान को ही जिम्मेदार मान रहा है। ऐसे में इस बात का डर बढ़ता जा रहा है कि कहीं ईरान और अमेरिका के बीच भी जंग न छिड़ जाए। इस बीच भूकंप से जापान दहल उठा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई, जिससे जापान की धरती कांप गई। भूकंप के झटके जापान के इजू आइलैंड्स में महसूस किए गए। भूकंप जमीन में 28 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसकी जानकारी USGS यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने दी। भूकंप की वजह से वहां किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। उधर अफगानिस्तान के पत्रकार बिलाल सरवरी ने दावा किया कि तालिबान के 2 नेताओं के बीच एक बैठक के दौरान मारपीट हो गई। उन्होंने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए एक तस्वीर भी ट्वीट की, जिसमें तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री शेख नेदा बैठे दिखाई दिए। तस्वीर में दिख रहे शेख नेदा के एक हाथ पर प्लास्टर चढ़ा नजर आया। अफगानिस्तान के पत्रकार बिलाल सरवरी ने दावा किया कि उनका हाथ एक बैठक के दौरान हुए झगड़े में टूट गया। दावा है कि बैठक के दौरान शेख नेदा और स्वतंत्र परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शेख हक्कानी के बीच मारपीट हो गई। बिलाल सरवरी के मुताबिक वहां कैबिनेट स्तर की बैठक में इस तरह के झगड़े आम बात हो गए हैं, क्योंकि तालिबानी नेता एक दूसरे की बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं है और छोटी छोटी बातों पर भी वो एक दूसरे से बुरी तरह लड़ रहे हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि तालिबान अब अपना घर संभाल नहीं पा रहे। जबकि अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद जब तालिबान ने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने वहां के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन लगता नहीं है कि तालिबान उन सपनों को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि वहां सिर्फ तालिबानी नेता ही नहीं लड़ रहे, बल्कि अफगानिस्तान की सरकार में भी बड़ी उठापटक होती दिख रही है। इस उठापटक की वजह से अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि अखुंदजादा के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। अखुंदजादा के खिलाफ खड़े हुए 2 धड़ों में पहला नाम हक्कानी नेटवर्क के मुखिया और अफगानिस्तान की सरकार में आंतरिक मामलों के मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का है, जबकि दूसरा नाम तालिबान की स्थापना करने वाले मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब का है। और इन दोनों ने ही अखुंदजादा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में एक बार फिर खूनी संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को करोड़ों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास कर दिया।
और इसी के साथ ही उन्होंने वाराणसी में करीब 1800 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि काशी के विकास पर देश और विदेश में लोग उनसे चर्चा करते हैं कि वो किस तरह विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से मंत्र मुग्ध है। उन्होंने वाराणसी को 28 परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे भी शामिल है, जो अगले 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन से लगातार बढ़ते तनाव के बीच वैगनर ग्रुप के लड़ाके जंग का मैदान छोड़ सकते हैं, क्योंकि वैगनर ग्रुप के मुखिया का आरोप है कि उनके लड़ाकों को गोला बारूद नहीं मिल रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए वैगनर ग्रुप अब यूक्रेन से बाहर निकलने की तैयारी में जुट गया। असल में पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। दावा है कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप के मुखिया पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। खबर है कि इसीलिए अब वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन जंग से खुद को अलग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना गोला बारूद के जंग नहीं लड़ी जा सकती। हथियारों की कमी के साथ यूक्रेन के सामने लड़ने का मतलब होगा खुद को मौत के मुंह में धकेलना। और दावा है कि पहले ही वैगनर ग्रुप बखमुत में काफी नुकसान उठा चुका है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बखमुत में ही यूक्रेन के हमलों में वैगनर ग्रुप के सैकड़ों लड़ाके मारे जा चुके हैं। यही वजह बताई जा रही है कि अब वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन यूक्रेन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने जंग के बीच रूसी सेना का साथ छोड़ दिया तो पुतिन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब तक जंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन को मुंहतोड़ जवाब देते आए हैं। दावा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की बदौलत ही रूस यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर पाया है। ऐसे में अगर वैगनर ग्रुप यूक्रेन छोड़ता है तो ये पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। इधर बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता सिद्धरमैया ने एक पार्टी कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो कार्यकर्ताओं से घिरे नजर आए। इसी बीच अचानक उन्होंने एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया और वहां से चले गए। ये सभी कार्यकर्ता कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपने विधायक के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जैसे ही सिद्धरमैया को उनके घर से बाहर घेरने की कोशिश की, उन्होंने एक कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मुफ्त आटे के लिए मची भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब सरकार की तरफ से जरूरतमंद लोगों के बीच मुफ्त में आटा बांटा जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर वहां सैकड़ों लोग जुट गए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के सभी प्रांतों में इन दिनों आटे की भारी किल्लत है। वहां के बाजारों में आटा बिक तो रहा है, लेकिन उसकी कीमत इतनी है कि 1 किलो आटे के लिए भी लोग 150 से 200 पाकिस्तानी रुपए चुका रहे हैं। यानी गरीब लोगों की हैसियत आटा खरीदने की नहीं रही। यही वजह रही कि खैबर पख्तूनख्वा में जैसे ही सरकार की तरफ से मुफ्त में आटा बांटने का काम शुरू किया गया, वहां भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और इसी तरह की तस्वीरें कुछ दूसरे इलाकों से भी सामने आई। हालांकि आटे के लिए पाकिस्तान में पिछले कई महीनों से हाहाकार मचा है और आटा न मिलने की वजह से लोग अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। इस मुद्दे पर वहां मारपीट तो अब आम बात हो चुकी है। यहाँ तक कि कुछ इलाकों में आटे के लिए गोलियां तक चली हैं। इस बीच सबसे चौंकाने वाली तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले से सामने आई। वहां बड़ी संख्या में महिलाएं भी आटे के लिए सड़क को जाम करती नजर आईं, जबकि इस जिले में महिलाओं के बाहर निकलने पर कई तरह की पाबंदियां हैं। लेकिन वहां आटा इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि मजबूर होकर कई महिलाएं भी सड़क पर उतर आईं और उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार का जमकर विरोध किया। वहां के लोगों का आरोप है कि सरकार इस मुसीबत में उनकी मदद करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। उनका साफ कहना है कि सरकार सस्ते दाम पर आटे की सप्लाई करने में नाकाम रही है। इसके साथ ही कई जगहों पर सरकारी कर्मचारियों पर ही आटे की चोरी का आरोप भी लगा। इस बीच सिंध प्रांत में 67 अधिकारियों को 40,000 टन गेहूं चुराने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि 10 जिलों के सरकारी गोदामों से गेहूं की चोरी की गई थी। इधर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलने की मंजूरी मिलने के बाद महानगर पालिका की बिल्डिंग से नाम हटा दिया गया। पिछले महीने महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने औरंगाबाद जिले का नाम बदलने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद वहां की महानगर पालिका की इमारत से औरंगाबाद नाम की प्लेट को हटाने का काम शुरू किया गया। औरंगाबाद जिला अब छत्रपति संभाजी नगर नाम से जाना जाएगा। इस बीच रूस के तेज होते हमलों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की चिंता बढ़ा दी। उन्होंने यूरोप के देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की अपनी मांग फिर दोहराई और पश्चिमी देशों से जल्द ऐसी मिसाइलें और लड़ाकू विमान देने की अपील की जिनसे लंबी दूरी तक हमला किया जा सके, क्योंकि ज़ेलेंस्की का मानना है कि ऐसे हथियार ही रूस को इस युद्ध में पीछे धकेल सकते हैं और पुतिन की फौज के हौसले पस्त कर सकते हैं। Мої співчуття усім рідним, близьким тих, чиї життя забрав російський терор। पिछले कई दिनों से पुतिन की सेना ने लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करके जापोरिजिया, खार्किव और खैरसोन में तबाही मचा दी। इसने ज़ेलेंस्की की चिंता बढ़ा दी है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने पश्चिमी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की मांग की है, बल्कि काफी वक्त से वो ऐसे हथियारों की डिमांड कर रहे हैं ताकि पुतिन की सेना को सबक सिखाया जा सके। ज़ेलेंस्की की दलील है कि लड़ाकू विमानों और मिसाइलों की सप्लाई में देरी से जंग और लंबी खिंच सकती है।
उधर रूस की धमकियों की परवाह किए बिना स्लोवाकिया ने MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन भेजकर अपना वादा पूरा किया। स्लोवाकिया से पहली खेप में भेजे गए 4 MiG-29 लड़ाकू विमान जेलेंस्की की सेना को मिल गए, जिनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ जारी युद्ध में हवाई हमले के लिए होगा। यूक्रेन के लिए उड़ान भरने से पहले स्लोवाकिया के चारों MiG-29 लड़ाकू विमान हवाई अड्डे पर कतार में खड़े दिखे। जरूरी तकनीकी जांच के बाद इन चारों लड़ाकू विमानों को खुद यूक्रेन की वायुसेना के पायलट उड़ाकर ले गए। स्लोवाकिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अगले कुछ हफ्तों में बाकी के 9 फाइटर जेट भी यूक्रेन की सेना को सौंप दिए जाएंगे। कुल 13 लड़ाकू विमान देने का वादा वहां के प्रधानमंत्री ने किया है, जिनमें 4 भेज दिए गए। मतलब उन्होंने 18 मार्च को किया गया वादा 1 हफ्ते में पूरा करके यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की पहली खेप भेज दी, जिससे जेलेंस्की की सेना के हौसले बुलंद हैं। स्लोवाकिया के साथ ही नेटो देश पोलैंड भी जल्द ही MiG-29 यूक्रेन को देने वाला है, क्योंकि स्लोवाकिया से पहले पोलैंड ने ही यूक्रेन को यह विमान देने का ऐलान किया था। यूक्रेन को पोलैंड से कुल 12 विमान मिल सकते हैं, लेकिन पहली खेप में पोलैंड भी 4 MiG-29 विमान देगा, जिन्हें 6 हफ्तों में यूक्रेन को सौंप दिया जाएगा। रूस के साथ जंग शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नेटो देशों से लड़ाकू विमानों की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि युद्ध में लड़ाकू विमानों के जरिए बाजी पलट सकती है और पुतिन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसी वजह से जेलेंस्की लगातार अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान के साथ यूरोप के बाकी देशों से फाइटर जेट देने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को जल्द ही फिनलैंड से फाइटर जेट मिल सकते हैं। जेलेंस्की लंबे समय से लड़ाकू विमानों की मांग कर रहे हैं और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन ने अपने कीव दौरे के करीब 3 हफ्ते बाद यह इशारा कर दिया कि उनका देश यूक्रेन को FA-18 हॉर्नेट विमानों की मदद कर सकता है, जबकि पहले उन्होंने यूक्रेन को विमान देने से इनकार कर दिया था। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका के साथ मिलकर फिनलैंड से बातचीत की। दावा है कि इस बातचीत के बाद फिनलैंड के प्रधानमंत्री यूक्रेन को विमान देने के लिए मान गए, लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक प्रधानमंत्री सना मरीन के इस फैसले का फिनलैंड में ही विरोध शुरू हो गया। फिनलैंड के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि वो यूक्रेन को अपने देश का कोई भी हॉर्नेट विमान नहीं देना चाहते। इस बीच फ्रांस के अलग अलग शहरों में पेंशन सुधार बिल पर हो रहे जोरदार प्रदर्शन की वजह से यूके के किंग का फ्रांस दौरा टल गया, यानी अब किंग चार्ल्स फ्रांस के दौरे पर नहीं जाएंगे। यूके के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यह बताया गया कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस दौरे को टालने के लिए कहा था। असल में इन दिनों फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। यही वजह है कि किंग चार्ल्स का फ्रांस दौरा टालना पड़ गया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन ने ऐसा हथियार बना लिया है जिससे वो जब चाहें सुनामी ला सकते हैं। दावा है कि उत्तर कोरिया ने पानी के अंदर हमला करने वाले परमाणु ड्रोन का परीक्षण किया, जो समंदर के अंदर सुनामी लाने की ताकत तक रखता है। उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन ने समंदर के अंदर परमाणु क्षमता से लैस एक ड्रोन का सफल परीक्षण कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन समंदर में 500 फीट की गहराई तक गया और करीब घंटे भर तक इसने समंदर में पानी के अंदर ही गश्त की। हालांकि इसकी परमाणु क्षमता के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इसे किम जोंग उन के जखीरे के सबसे खतरनाक हथियारों में एक बताया जा रहा है, क्योंकि इस ड्रोन के जरिए किम जोंग उन अकेले ही समंदर में होने वाली बड़ी से बड़ी जंग का फैसला एक बटन दबाकर कर सकते हैं। क्योंकि उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक इस ड्रोन से निकलने वाली मिसाइलें इतनी ताकतवर होंगी कि समुद्र में सुनामी ला सकती हैं, जिसकी वजह से दुश्मन के जहाज तो दूर पूरा का पूरा बंदरगाह तक डुबोया जा सकता है। उत्तर कोरिया का दावा है कि वो इसके जरिए अमेरिका के महाशक्तिशाली जंगी जहाज रोनाल्ड रेगन तक को तबाह कर सकता है, जिसके बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देश भी इससे घबरा गए हैं। क्योंकि अगर उत्तर कोरिया का ये दावा सही है तो फिर दक्षिण कोरिया और जापान पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है, जिससे निपटना दोनों देशों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। इधर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने की इजाजत दे दी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबन के प्रस्ताव को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के आरोप में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। इस बीच रूस के एक सांसद ने ब्रिटेन को नक्शे से मिटाने की धमकी दे डाली। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के लिए ब्रिटेन को दोषी ठहराया और यह आरोप लगाया कि ब्रिटेन लगातार जंग की आग में घी डालने का काम कर रहा है, जिसकी कीमत उसे चुकानी ही पड़ेगी। आंद्रे गुनेलेव नाम के रूसी सांसद ने दावा किया कि ब्रिटेन ने रूस से ऐसी दुश्मनी मोल ले ली है कि अब वो बच नहीं पाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि ब्रिटेन और अमेरिका जानबूझकर जंग को भड़का रहे हैं ताकि रूस को कमजोर किया जा सके। रूस के सांसद और पूर्व कमांडर गुरुलेव ने कुछ दिन पहले यह आशंका भी जताई थी कि दोनों देशों के बीच जारी जंग 2027 तक भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने वाला। इसलिए ये जंग तभी खत्म होगी जब रूस यूक्रेन को मिट्टी में मिला देगा।
इधर कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए और उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 398 अंक गिरकर 57,000 के नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 131 अंक लुढ़ककर 16,945 पर बंद हुआ। उधर अमेरिका में टिकटॉक के सीईओ से लंबी पूछताछ हुई। उनसे यह पूछताछ अमेरिकी सांसदों ने की, जो करीब 5 घंटे तक चली, क्योंकि अमेरिका को शक है कि टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले लोगों का डेटा चीन की सेना को दिया जा रहा है, जिसे चीन अमेरिका के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मतलब अमेरिका को शक है कि चीन ने एक नई तरह की जंग छेड़ दी है, जिसमें उसने अमेरिका के बच्चों को अपना हथियार बनाया, क्योंकि अमेरिका में टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले बच्चों की अच्छी खासी आबादी है। कई बच्चों के माता पिता ने तो इसका विरोध भी शुरू कर दिया। वो टिकटॉक की वजह से उनके बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलाव से परेशान दिखे। विरोध करने वाली कई महिलाएं बैन टिकटॉक लिखी टी-शर्ट पहने नजर आईं। इन लोगों ने आरोप लगाया कि चीन टिकटॉक को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। TikTok is a weapon. Every single day in America, our children are under attack. इन लोगों ने एक सुर में अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने की मांग की। And it's delivered by a Chinese algorithm. We have to ban it today. मतलब अमेरिका उन देशों की लिस्ट में शामिल होने की तरफ बढ़ रहा है जहां टिकटॉक बैन है, क्योंकि उसे शक है कि चीन के इस ऐप को इस्तेमाल करने वाले लोगों का डेटा वहां की सरकार और सेना को दे दिया जाता है। इस बारे में अमेरिका में टिकटॉक के सीईओ शाओ जिचाओ से खूब सवाल भी पूछे गए और वहां के सांसदों ने बार बार भारत में टिकटॉक पर लगे बैन का जिक्र किया, क्योंकि अमेरिका जो काम अब करने की सोच रहा है, भारत ने वो 2020 में ही कर दिया था और चीन के इस ऐप को भारत में बैन कर दिया गया था। अमेरिका में टिकटॉक के सीईओ शाओ जिचाओ से पूछताछ के दौरान अमेरिकी सांसदों ने एक बार नहीं कई बार भारत की मिसाल दी और उनसे करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान टिकटॉक पर सीधा आरोप लगा कि उसने अमेरिका के लोगों का डेटा वहां की सत्ताधारी पार्टी को दिया। Versions of TikTok on the market will unlock explicit CCP censorship and access to American data. पूछताछ के बाद अमेरिकी सांसदों ने दावा किया कि शाओ जिचाओ उनके कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उनके सामने 2 विकल्प रखे गए। पहला, वो अमेरिका में टिकटॉक के बिजनेस को बेचने, और दूसरा, उस पर कई तरह के बैन झेलने के लिए तैयार रहें। यानी अमेरिका में टिकटॉक के एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई, क्योंकि अमेरिका से टिकटॉक को अच्छी खासी कमाई होती है, क्योंकि वहां करीब 15 करोड़ लोग टिकटॉक ऐप इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ज्यादातर 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। और अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले लोगों का डेटा चीन की सरकार से साझा किया गया, जिसके बाद टिकटॉक के सीईओ की पेशी अमेरिकी सांसदों के सामने हुई, जिसके बाद अमेरिका टिकटॉक के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकता है। अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि वहां टिकटॉक पर पूरा बैन लग सकता है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला होना बाकी है, लेकिन वहां इस बात का माहौल बनना तो शुरू हो ही चुका है, क्योंकि पिछले कुछ साल में टिकटॉक कई देशों में बैन हो चुका है, जिनमें भारत, कनाडा, डेनमार्क और ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड भी टिकटॉक पर बैन लगाने के बारे में सोच रहा है और हो सकता है कि बहुत जल्द अमेरिका भी इस लिस्ट में शामिल हो जाए। इधर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस ने 8 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस ने DRG यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के साथ ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाकर 8 नक्सलियों को धर दबोचा। स्मार्ट डिवीजन के न्यूलर एरिया कमेटी के भटभेड़ा जनमिलिशिया सदस्य। पुलिस ने इन माओवादियों के पास से नक्सली बैनर, बिजली के तार और बैटरी भी बरामद की। उधर पुतिन के दक्षिण अफ्रीका के दौरे से पहले ही वहां सियासी बवाल शुरू हो गया। इसकी वजह वो गिरफ्तारी वारंट है जो पुतिन के खिलाफ हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जारी हुआ था, जिसके मुताबिक पुतिन अगर ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 123 सदस्य देशों में किसी भी देश में जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और चूंकि दक्षिण अफ्रीका भी इसका सदस्य है, इसलिए यह नियम उस पर भी लागू होता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो रूस जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार कैसे करे, क्योंकि इस मुद्दे पर वहां के नेताओं में ही मतभेद शुरू हो गए। वहां के कुछ नेताओं का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका ये कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा सकता, जबकि कुछ पार्टियों की साफ मांग है कि जैसे ही पुतिन दक्षिण अफ्रीका में कदम रखें, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। और ये मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अगस्त में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। और माना जा रहा है कि अगस्त में होने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए पुतिन दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर सकते हैं। हालांकि हाल ही में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस वारंट पर बड़ी धमकी दी थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर पुतिन को गिरफ्तार किया गया तो रूस इसे जंग का ऐलान समझेगा और वो उस देश की ईंट से ईंट बजा देगा जहां पुतिन को गिरफ्तार किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन पर आरोप लगाया गया है कि उनके आदेश पर यूक्रेन से हजारों बच्चों का अपहरण करके रूस ले जाया गया,
जिसका मतलब यह है कि वो सीधे सीधे बच्चों के अपहरण के मामले में शामिल है। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर पूछे गए सवाल को अमेरिका ने टाल दिया। वहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सवाल से पल्ला झाड़ते हुए गोलमोल जवाब दे दिया। पिछले हफ्ते युद्ध अपराध के मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसमें पुतिन पर यह आरोप लगाया गया कि उनके आदेश पर यूक्रेन से हजारों बच्चों का अपहरण करके रूस ले जाया गया था, जिसका मतलब यह कि वो सीधे सीधे बच्चों के अपहरण के मामले में शामिल है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस वारंट का पुतिन के ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने इसके बाद क्राइमिया और मारियापुल का दौरा किया था। मतलब पुतिन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट को हवा में उड़ा दिया। और अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने भी पुतिन को गिरफ्तार करने के मुद्दे पर अपना पल्ला झाड़ लिया है। और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है। ऐसे में उनके देश में पुतिन की गिरफ्तारी को लेकर नियम और दूसरे कानूनों को देखना होगा। यानी अमेरिका ने पुतिन को अपने देश में गिरफ्तार करने से किनारा कर लिया। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि यूरोप के देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं और ऐसे में उन्हें पुतिन को गिरफ्तार करने और उन्हें अदालत में पेश करने की अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। असल में अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से ये सवाल पूछा था कि अगर पुतिन किसी भी कारण अमेरिका आते हैं तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन एंटनी ब्लिंकन ने इस सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि वो गोलमोल जवाब देकर वहां से निकल गए थे। इधर पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान में पंजाब की सरकार इमरान खान की जान को खतरा होने के आरोपों की जांच कराएगी। बताया गया कि इसके लिए एक आयोग गठन करने का फैसला किया गया, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बीते कुछ दिनों में कई बार ये दावा किया कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। इमरान ने इस मामले में पुलिस की मिलीभगत का भी आरोप लगाया। उधर अमेरिका रूस और चीन की जोड़ी से निपटने के लिए जंग की तैयारी में जुटा है और उधर रूस और चीन ने अमेरिका को दुनिया में अलग थलग करने पर काम भी शुरू कर दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर है कि पुतिन ने अमेरिका के दोस्त सऊदी अरब की अमेरिका के दुश्मन सीरिया से दोस्ती करा ली है। यानी जो सऊदी अरब सीरिया के विद्रोहियों की फंडिंग करके सीरिया की सरकार को हिलाने में लगा था, वो अब सीरिया के साथ खड़ा हो जाएगा। बताया गया कि सऊदी अरब से रिश्ते सुधारने के लिए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पिछले हफ्ते मॉस्को गए थे और पुतिन से मिले थे। पुतिन ने बात शुरू करवाई और कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और सीरिया के 10 साल से टूटे रिश्ते फिर बहाल होने वाले हैं और दोनों एक दूसरे के यहाँ ईद के बाद अपने अपने दूतावास खोलने जा रहे हैं। 2012 में सऊदी अरब ने सीरिया से अपने रिश्ते ये कहकर तोड़ दिए थे कि अपने विरोधियों को कुचलने के लिए बशर अल असद ने हिंसा की हद पार कर दी है। लेकिन अब सीन बदल सकता है और अगर सीन बदला तो अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा। उसके लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी, क्योंकि सऊदी अरब और सीरिया की दोस्ती से पश्चिम एशिया में अमेरिका के रुतबे को झटका लगेगा और उस पर सवाल उठने लगेंगे, क्योंकि अभी 10 मार्च को ही सऊदी अरब और ईरान जैसे कट्टर दुश्मनों के बीच रिश्ते बहाल करने का करार करवाकर रूस का दोस्त चीन पहले ही दुनिया की वाहवाही लूट चुका है। उस डील से पहले अमेरिका को पूछा तक नहीं गया था, जिस पर अमेरिका ने नाराजगी भी जताई। लेकिन अमेरिका की नाराजगी का असर पुतिन पर क्यों पड़ेगा, लिहाजा वो सऊदी अरब की सीरिया से बातचीत शुरू करवाने में लगे हैं और अमेरिका को इस पूरी बातचीत से दूर रखा गया है। जबकि अमेरिका इस मामले में पार्टी है, वो सऊदी अरब का दोस्त रहा है और सीरिया के गृह युद्ध में भी कूदा हुआ है और सीरिया में जाल बिछाए बैठे आतंकवादी संगठन ISIS से लड़ रहा है। अमेरिका सीरिया के विद्रोहियों का भी साथ दे चुका है और बाकी देशों के बशर अल असद से रिश्ते बहाल करने के बिल्कुल हक में नहीं है। अमेरिका सीरिया की बशर अल असद की सरकार के एकदम खिलाफ है, बल्कि वो तो उसको उखाड़ फेंकने की मांग भी कर चुका है। लेकिन बशर अल असद पुतिन के दोस्त है और रूस ने उनकी सरकार को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई और ईरान भी इस लड़ाई में सीरिया और रूस के साथ खड़ा है। यानी मतलब बिल्कुल साफ है कि रूस और चीन पश्चिम एशिया से अमेरिका को बाहर करने की प्लानिंग पर काम शुरू कर चुके हैं, जबकि अमेरिका लंबे वक्त से पश्चिम एशिया की पॉलिटिक्स में शामिल रहा है, क्योंकि पश्चिम एशिया वो इलाका है जहां कच्चे तेल का भंडार है और सऊदी अरब तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक। इस वजह से अमेरिका के लिए पश्चिम एशिया पर कंट्रोल जरूरी है। लेकिन बाइडेन के राज में अमेरिका के सऊदी अरब से रिश्ते ठंडे पड़े हैं और सऊदी अरब रूस के करीब होता जा रहा है। बाइडेन के कहने के बावजूद सऊदी अरब तेल का उत्पादन नहीं बढ़ा रहा और तेल के दाम को बढ़ने से रोकने के लिए अमेरिका को ज्यादा तेल बनाना पड़ रहा है। ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका पश्चिम एशिया से निकलकर रूस और चीन पर ध्यान देना चाहता है, लेकिन रूस और चीन पश्चिम एशिया में अमेरिका की ही जगह लेने में जुट गए हैं। इस बीच खबर है कि रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन में बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई है। जंग पर नजर रख रही ब्रिटेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया कि रूस लुहांस्क के क्रेमिना शहर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और उसने शहर के आसपास के इलाकों पर फिर कब्जा जमा लिया है। जबकि साल की शुरुआत में ही यूक्रेन की सेना ने इस इलाके से रूस की फौज को खदेड़ दिया था, मगर रूस की सेना ने मार्च में फिर लुहांस्क के क्रेमिना शहर पर हमले तेज कर दिए। नतीजा ये हुआ कि शहर के पास के कई हिस्से फिर रूस के पास चले गए और अब उसकी सेना तेजी से क्रेमिना शहर की तरफ बढ़ रही है।
इधर दिल्ली के भारत नगर इलाके में एक महिला और उसके बच्चे पर एक अज्ञात आदमी ने एसिड से हमला कर दिया, जिसकी वजह से दोनों बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पीछे से कोई बंदा आया था, तेजाब फेंक के भाग गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। उधर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कश्मीर मुद्दे पर एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के अधिकारियों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव के मुद्दे पर वहां के प्रेस क्लब में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन जैसे ही कश्मीर पर चर्चा शुरू की गई, वहां मौजूद पाकिस्तान के कुछ अधिकारी भड़क गए, जिन्हें धक्का देकर कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि वो हंगामा करने की फिराक में थे और वहां से जाना नहीं चाहते थे, जिसके बाद भारत के प्रतिनिधियों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। इस दौरान पाकिस्तान के अधिकारियों ने कई बार आयोजकों को आंखें दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी एक न चली। इस कार्यक्रम में भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष मीर जुनैद और बारामूला नगर परिषद के अध्यक्ष तौसीफ रैना शामिल हुए। इस बीच इजरायल की संसद में विवादास्पद बिल पास होने के बाद वहां के कई शहरों में प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए। ये बिल ऐसे समय में पारित हुआ जब इजरायल की सड़कों पर पहले से ही संग्राम चढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि उनके विरोध के बावजूद सरकार ने यह बिल पास कर दिया, तब उनका गुस्सा और भड़क गया। इसके बाद तो इजरायल के कई शहर विरोध की आग में जल उठे। सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। सबसे ज्यादा असर तेल अवीव के नजदीक बसे बनई ब्राक शहर में देखने को मिला, जहां बेकाबू हो चुके प्रदर्शनकारियों को रोकने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए, क्योंकि सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा इस कदर था कि वो पुलिस से धक्का मुक्की करने से भी पीछे नहीं हटे, जिसे देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनमें कई तो गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार दिखे, जिसकी वजह से पूरे शहर में कई घंटों तक हंगामा होता रहा। लोग सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। इजरायल की संसद में विवादास्पद बिल के पास होने पर पेते तिकवा शहर में इसी तरह बवाल हुआ। वहां ड्रोन से ली गई एक तस्वीर में सड़कों पर लोगों का हुजूम नजर आया। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ये बिल इजरायल के नेताओं को अयोग्य ठहराने से बचाएगा, चाहे उन पर किसी भी तरह का आरोप क्यों न हो, क्योंकि इजरायल की संसद में जो बिल पारित हुआ है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री को स्वास्थ्य या मानसिक आधार पर ही पद के लिए अयोग्य करार दिया जा सकता है, और ये फैसला लेने का अधिकार भी सिर्फ उनकी ही सरकार लेगी, जिसकी वजह से इजरायल में हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध करने जुट गए। उनका आरोप है कि इस बिल के अलावा इजरायल की सरकार पूरी न्यायिक प्रणाली में फेरबदल की तैयारी में है, और बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल की संसद को इतनी ताकत देना चाहते हैं जो अदालतों के फैसलों को भी पलट सके। इसके अलावा वहां के प्रधानमंत्री जजों की नियुक्ति को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, जिसके विरोध में कुछ रोज पहले ही दुनिया के बेहद आधुनिक लड़ाकू विमानों में एक F-15 थंडरबर्ड को उड़ाने वाले पायलटों ने भी नेतन्याहू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और उस दौरान इजरायल की वायुसेना के 37 पायलटों ने विद्रोह किया था। यहाँ तक कि उनमें कई तो मिलिट्री ड्रिल में शामिल नहीं हुए थे। यानी लोगों के साथ इजरायल की सेना के कई जवान भी इन मुद्दों पर अपनी सरकार के खिलाफ हैं। इधर पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने भारी तादाद में पाकिस्तानी हथियार बरामद किए। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी ड्रोन उस इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, जिसे बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोन से पिस्तौल, जिंदा कारतूस और गोला बारूद बरामद किए गए। इसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया कि उस ड्रोन के जरिए किन जगहों पर हथियार गिराए गए। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के यारोस्लावल प्रांत में पुतिन की सेना के लिए परमाणु मिसाइलें बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां तेज धमाके हुए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यारोस्लावल प्रांत में मिसाइल बनाने वाली उस फैक्ट्री में जैसे ही आग भड़की, अंदर काम करने वाले 200 से ज्यादा कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि वहां रुक रुक कर धमाके हो रहे थे। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री से ही पुतिन की सेना को लगातार मिसाइलें पहुंच रही थी। हालांकि फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी और कितना नुकसान हुआ इसका पता नहीं चल सका, लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब रूस की किसी महत्वपूर्ण इमारत में आग भड़की हो। कुछ दिन पहले ही रस्तोव शहर में मौजूद रूस की खुफिया एजेंसी FSB की इमारत में आग लगने के बाद वहां जोरदार धमाके हुए थे। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेटो के प्रमुख ने दावा किया कि यूक्रेन जंग को खत्म करने का पुतिन का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी फौज ने कीव के पास आत्मघाती ड्रोन से जोरदार हमले किए, जिनमें 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना अब उसके आम लोगों पर भी मिसाइलें बरसाने से पीछे नहीं हट रही। बताया गया कि पुतिन के जवान कीव के आसपास के इलाकों में मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। दावा है कि इसीलिए नेटो के प्रमुख ने पश्चिमी देशों को एक बार फिर यूक्रेन की मदद बढ़ाने के लिए कह दिया, क्योंकि अगर एक बार रूस के सैनिक यूक्रेन के जवानों को पीछे धकेलने में कामयाब हो गए तो यूक्रेन के लिए जंग में वापसी मुश्किल हो सकती है।
और पुतिन ने यूक्रेन फतह करने का जो सपना देखा था वो पूरा हो जाएगा। खबर है इसीलिए नेटो के प्रमुख ने यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को अलर्ट कर दिया, क्योंकि इस जंग में अब तक पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की मदद करते आए हैं, जिसकी वजह से जेलेंस्की की सेना रूस की फौज का मुकाबला करने में कामयाब हुई है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने हमले इसलिए तेज किए हैं क्योंकि वो यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है। ऐसे में बिना पश्चिमी देशों की मदद के यूक्रेन के लिए उसे मुंहतोड़ जवाब देना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उधर पाकिस्तान सेना की आलोचना करने वालों के खिलाफ नया कानून लाने की तैयारी में है, जिसके जरिए वहां सोशल मीडिया पर भी लगाम लगाई जा सके और सेना की आलोचना करने वालों को सजा दी जा सके। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सरकार ने नए कानून में एक टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव दिया जो सेना के खिलाफ की जाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर निगरानी रखेंगी। इधर मुंबई के एक रेस्टोरेंट में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा साथ दिखाई दिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उनसे परिणीति के बारे में सवाल करने लगे, क्योंकि दोनों लोग मुंबई के बांद्रा इलाके के एक रेस्टोरेंट से साथ बाहर निकलते नजर आए। इस दौरान राघव चड्ढा तो सीधे जाकर कार में बैठ गए, पर परिणीति ने पहले कुछ तस्वीरें खिंचवाईं और फिर उसी कार में जाकर बैठ गईं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब राघव चड्ढा से परिणीति पर सवाल किया गया तो वो उसका गोलमोल जवाब देते नजर आए। आप मुझसे राजनीति के सवाल करिए, परिणीति के नहीं। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा पुराने दोस्त हैं। इसके अलावा उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में साथ पढ़ाई भी की है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जापान के पीएम के कीव दौरे से भड़के रूस ने उसकी घेरेबंदी शुरू कर दी। खबर के मुताबिक रूस ने जापान के करीब मौजूद कुरिल द्वीपों में एक पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी, ताकि वहां से वो लगातार जापान को धमकाता रहे, क्योंकि जब से यूक्रेन की जंग छिड़ी है रूस और जापान के बीच भी तनाव बढ़ गया है। जापान पहला ऐसा एशियाई देश था जिसने खुलकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उसने रूस के हमले के खिलाफ पूरी दुनिया से एकजुट होने की अपील तक कर दी थी। इतना ही नहीं, जापान ने भारी भरकम रकम यूक्रेन भेजकर भी जेलेंस्की की मदद की थी। ऐसे में पहले ही जापान से दुश्मनी पाले बैठा रूस बुरी तरह तड़प गया और ऊपर से 21 मार्च को जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा अचानक कीव पहुंच गए, जिसे रूस ने सीधे सीधे अपने लिए किसी चुनौती से कम नहीं समझा, क्योंकि फुमियो किशिदा ने यह दौरा ऐसे वक्त पर किया था जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मॉस्को में मौजूद थे। यानी फुमियो किशिदा ने एक साथ दो दुश्मनों को आंखें दिखा दी थी। और कहा जा रहा है कि इसी से बौखलाए रूस ने जापान के करीब हथियारों का जखीरा बढ़ाना शुरू कर दिया। दावा है कि रूस ने जापान के उत्तर में मौजूद कुरिल द्वीपों में एक पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। उत्तरी प्रशांत महासागर में पड़ने वाले कुरिल द्वीपों पर जापान अपना दावा करता है, लेकिन इनमें कई द्वीपों पर रूस का कब्जा है और उन्हीं में एक पर रूस ने डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक रूस ने जापान के करीब पहले भी कई घातक हथियार जमा किए हैं, जिनमें उसके खतरनाक लड़ाकू विमान सुखोई भी शामिल है। कहा जा रहा है कि रूस इस तरह से जापान पर दबाव बनाने में जुटा है ताकि वो अमेरिका से भी दूरी बना ले। इधर मुंबई के पास विरार में एक लड़की के गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पहले तो लड़की के साथ मौजूद उसके दोस्त को बुरी तरह पीटा, फिर लड़की का गैंगरेप किया। पुलिस ने इस मामले की शिकायत मिलते ही उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर राजस्थान के कोटा में उस वक्त बवाल मच गया जब पुलिस वहां धरने पर बैठे कुछ डॉक्टरों को हटाने पहुंच गई। ये डॉक्टर राजस्थान सरकार की तरफ से लाए गए राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर पुलिस ने यह धरना खत्म नहीं कराया तो वो डॉक्टरों को वहां से उठा देंगे। आरोप है कि इस चेतावनी के बाद वहां कई कार्यकर्ता पहुंचे, जिनकी वहां तैनात पुलिस वालों से झड़प हो गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद यानी राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के मुद्दे पर किसी पार्टी ने खुलकर तो किसी ने दबी जबान में बीजेपी पर निशाना साधा। हालांकि कुछ विपक्षी पार्टियां अब भी वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी की सदस्यता से जुड़ी। राहुल की सदस्यता खत्म होने के मुद्दे पर कांग्रेस की 2 घंटे तक बैठक चली, जिसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत करीब 100 नेता शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस मीटिंग में राहुल गांधी नहीं आए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में एक सांसद ने यह राय रखी कि कांग्रेस के सभी सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। इसी तरह प्रियंका गांधी ने कहा कि कर्नाटक में चुनाव जीतकर इसका जवाब देना चाहिए। कर्नाटक में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने। इस बैठक में आगे फैसले लेने के लिए एक कमेटी बनाने की बात भी तय हुई, लेकिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस बुरी तरह भड़क गई है। विरोध जताने के लिए दिल्ली समेत कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तो कांग्रेस के समर्थकों ने बीजेपी के दफ्तर को ही घेर लिया।
और फिर बीजेपी के ऑफिस के बाहर लगे पोस्टरों पर कालिक फेंक दी। वहां से आई एक तस्वीर में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पर कालिक फेंकता नजर आया, जिसका बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता और भड़क गए और उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां पथराव शुरू कर दिया, जबकि वहां मौजूद कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाते रहे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर के बाहर पुतला भी फूंका और काफी देर तक वहां हंगामा करते रहे। इसी तरह केरल के वायनाड में भी राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता आपे से बाहर हो गए, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से ही लोकसभा सांसद थे और जैसे ही उनकी संसद सदस्यता खत्म होने की खबर आई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां शहर की सड़कों पर उतरकर हंगामा शुरू कर दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ते दिखाई दिए, जबकि पुलिस के लोग उन्हें शांत कराने की कोशिश करते रहे। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बवाल नहीं थमा, जिसकी वजह से वहां घंटों तक हंगामा होता रहा। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से शहर के एक इलाके में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतर आए और जब पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की तो वो सड़क पर धरने पर बैठ गए। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पार्टी का झंडा और पोस्टर लेकर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता ट्रेन के ऊपर चढ़े दिखाई दिए, जबकि कुछ कार्यकर्ता ट्रेन के आगे पटरियों पर बैठकर नारे लगाते रहे, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर काफी देर तक ट्रेन रुकी रही। यही नहीं, राहुल गांधी के समर्थन में महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर फिर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के साथ एनसीपी और उद्धव गुट के विधायकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर तीनों पार्टियों के नेताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। महाराष्ट्र विधान भवन में बकायदा देख रहे थे जो विपक्ष की पार्टी है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जितने एमएलए हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह जयपुर में भी कांग्रेस ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें राज्य के कई मंत्री शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष पहला देखा है जो बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। राहुल गांधी के समर्थन में यूपी के मथुरा में भी कांग्रेस के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया, क्योंकि प्रधानमंत्री के सरनेम मामले में 2 साल की सजा मिलने के अगले ही दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई। सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके तुरंत बाद उन्हें 30 दिन की जमानत भी मिल गई थी। लेकिन सजा के ऐलान के बाद से उनकी संसद की सदस्यता पर तलवार लटकने लगी थी और सजा के ऐलान के अगले ही दिन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटे राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई। इससे पहले संसद पहुंचे राहुल गांधी से प्रधानमंत्री के सरनेम मामले पर सवाल पूछे गए, लेकिन वो जवाब दिए बिना आगे निकल गए। हालांकि बाद में राहुल ने ट्वीट किया, जो सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल की पहली प्रतिक्रिया थी, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा कि वो भारत की आवाज के लिए लड़ रहे हैं और हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे, लेकिन मानहानि केस में सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता छिन गई और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के समय राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के सरनेम पर टिप्पणी की थी और इसी मामले में एक दिन पहले उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। और सजा के ऐलान के करीब 26 घंटे बाद लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी हुई इस चिट्ठी ने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका दिया, क्योंकि इस चिट्ठी में राहुल की संसद सदस्यता जाने की जानकारी दी गई थी। सारी गहमागहमी के बीच राहुल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी से मिलने पहुंच गईं। सोनिया गांधी अब राहुल गांधी के आवास से निकलने वाली हैं। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के आवास पे मौजूद हैं। एक दिन पहले जब राहुल को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, उसी समय से उनकी संसद सदस्यता पर संकट मंडराने लगा था और एक ही दिन बाद वो सांसद से पूर्व सांसद बन गए। अब उनकी सारी उम्मीदें सेशंस कोर्ट पर ही टिकी हैं, क्योंकि फिलहाल उन्हें राहत सेशंस कोर्ट से ही मिल सकती है। यानी राहुल गांधी के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। राहुल गांधी को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने सजा दी है और वो सूरत की सेशंस कोर्ट में अपील करने वाले हैं, क्योंकि सूरत की सीजेएम कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए बेल दी है। उन पर लगा दोष नहीं हटाया है और यही बात राहुल के सियासी करियर के लिए खतरा बन गई, जिसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का 2013 का एक फैसला है, जिसने जनप्रतिनिधियों से आपराधिक मामलों में दोषी साबित होने के बाद ऊपरी अदालत में अपील करने तक मिलने वाली छूट छीन ली थी। मतलब राहुल गांधी को सेशंस कोर्ट से राहत मिलना जरूरी है। हालांकि इसके बाद भी आखिरी फैसला लोकसभा स्पीकर का ही होगा
और जैसे ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिनी, सियासी पारा हाई हो गया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बड़े बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनकी सदस्यता जाने पर तंज कसा। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जानबूझकर कानून तोड़ते हैं। कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये उनको लगता था। बीजेपी के दो नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कांग्रेस की ओर से भी दो नेता मैदान में उतरे। उसकी ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश ने मोर्चा संभाला। दोनों नेताओं ने साफ कर दिया कि इस मामले में वो कानूनी तरीके से लड़ेंगे और राहुल गांधी हार नहीं मानेंगे। राहुल गांधी जी कोई धमकी से डरने वाले नहीं हैं। इस बीच कई विपक्षी पार्टियां राहुल के समर्थन में खड़ी हो गईं और एक के बाद एक ट्वीट करके उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। 2024 के चुनाव में कांग्रेस से अलग लड़ने का ऐलान करने वाली ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया। हालांकि अपने ट्वीट में ममता ने कहीं भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिखा। ममता के अलावा कांग्रेस से राह अलग कर चुके केसीआर ने भी राहुल गांधी की सदस्यता जाने की आलोचना की। अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में कांग्रेस के साथ खड़े दिखे। जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। अखिलेश यादव भी राहुल पर आए फैसले के खिलाफ खुलकर बोले। ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के ईरान पर हमले की धमकी देने वाले इजरायल ने उसे घेरने का तगड़ा प्लान बना लिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर पानी फेरने के लिए ब्रिटेन पहुंच गए हैं, ताकि ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ताकत बनने के सपने को चकनाचूर किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अपनी रिपोर्ट में ये कह चुकी है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। इसी बात ने इजरायल की रातों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन तो इजरायल ही है। अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजरायल का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इजरायल लगातार पूरी दुनिया से ईरान को रोकने की बात कह रहा है। पिछले महीने तो इजरायल ने यह तक कह दिया था कि अब ईरान के खिलाफ एक्शन लेने का वक्त आ गया है। इधर राजस्थान के कोटा में उस वक्त बवाल मच गया जब पुलिस वहां धरने पर बैठे कुछ डॉक्टरों को हटाने पहुंच गई। ये डॉक्टर राजस्थान सरकार की तरफ से लाए गए राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर पुलिस ने ये धरना खत्म नहीं कराया तो वो डॉक्टरों को वहां से उठा देंगे। आरोप है कि इस चेतावनी के बाद वहां कई कार्यकर्ता पहुंचे, जिनकी वहां तैनात पुलिस वालों से झड़प हो गई। हालांकि इसके बाद पुलिस वालों ने धरने पर बैठी एक डॉक्टर को वहां से उठा दिया, जिससे डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा। ऐसे कैसे वो हमारी नीलम को उठा के ले गए? एक नीलम जाएगी, 100 नीलम आएगी। डॉक्टरों का आरोप है कि राइट टू हेल्थ बिल से उन्हें काफी नुकसान होगा, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि ये कदम राजस्थान के लोगों के फायदे के लिए उठाया गया, इसलिए डॉक्टरों का इसके विरोध में उतरना सही नहीं है। उधर ट्विटर के CEO एलॉन मस्क ने ऐलान किया कि 1 अप्रैल से ट्विटर की फ्री ब्लू टिक सेवा पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। कुछ महीने पहले ट्रायल के तौर पर लागू हुई ब्लू टिक सेवा को ट्विटर पर अब पूरी दुनिया में शुरू कर चुका है, जिसके तहत ब्लू टिक लेने के लिए लोगों को पैसों का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक फ्री में ब्लू टिक सेवा मिली हुई है। अब ट्विटर ने ऐलान कर दिया कि अगर उन लोगों ने जल्द ब्लू टिक सेवा लेने के लिए भुगतान नहीं किया तो फिर 1 अप्रैल से उनकी फ्री ब्लू टिक सेवा बंद कर दी जाएगी। इधर पंजाब पुलिस से न्यूज़ 18 को भगोड़े अमृतपाल सिंह के फायरिंग रेंज का एक एक्सक्लूसिव वीडियो मिला है, जिसमें उसके साथी हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए। मतलब हर गुजरते दिन के साथ पुलिस की जांच में अमृतपाल से जुड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। और इसी दौरान पंजाब पुलिस को अमृतपाल सिंह के गनमैन तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा के मोबाइल से एक सनसनीखेज वीडियो मिला। न्यूज़ 18 के पास मौजूद उस एक्सक्लूसिव वीडियो में गोरखा बाबा फायरिंग रेंज में गोली चलाने की ट्रेनिंग लेता दिखाई दिया। यही वो स्पॉट है जो वीडियो आप देख भी पा रहे हैं, जहां पर गोरखा बाबा अपने साथ लोगों को जो है ट्रेनिंग दिया करता था। इस वीडियो में गोरखा बाबा के नजदीक कुछ लोग भी खड़े नजर आए। पंजाब पुलिस के सूत्रों का दावा है कि ये लोग पूर्व सैनिक हैं जो गोरखा बाबा और उसके साथियों को इस फायरिंग रेंज में गोली चलाने की ट्रेनिंग देते थे। जांच में ये बात भी सामने आई कि ये फायरिंग रेंज अमृतपाल सिंह के गांव जल्लूपुर खेड़ा में बनाई गई थी, जो पंजाब के अमृतसर जिले में है, जहां AKF यानी अनंतपुर खालसा फोर्स से जुड़े लोग पिछले काफी वक्त से हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने में जुटे थे। एक रोज पहले ही पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के गनमैन गोरखा बाबा को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ के बाद अमृतपाल के खतरनाक इरादों का पता चला। गोरखा बाबा के मोबाइल फोन से पुलिस को कुछ और वीडियो भी मिले। एक वीडियो में अनंतपुर खालसा फोर्स से जुड़े लोग ट्रेनिंग के बाद खाना खाते दिखाई दिए। उनके पास न सिर्फ हथियार थे बल्कि सभी ने AKF लिखी जैकेट भी पहन रखी थी।
यही नहीं, पुलिस को अमृतपाल के एक दूसरे साथी बसंत सिंह की फायरिंग का भी एक वीडियो मिला, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और उसे असम के डिब्रूगढ़ की जेल में रखा गया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक फायरिंग रेंज में न सिर्फ उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिलती थी, बल्कि हथियारों को खोलना और फिर उन्हें फिर से जोड़ना भी सिखाया जाता था। मतलब अमृतपाल सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर पंजाब का माहौल खराब करने की पूरी तैयारी कर चुका था। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि अपने साथियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का जिम्मा अमृतपाल ने सेना से रिटायर हो चुके 2 सैनिकों को दे रखा था, जिनकी पंजाब पुलिस ने पहचान कर ली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनके नाम वरिंदर सिंह और तलविंदर सिंह हैं और दोनों के हथियारों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल ने पंजाब आते ही सेना से रिटायर हो चुके ऐसे सैनिकों को ढूंढना शुरू कर दिया था जो खालिस्तान के समर्थक हों और उनके पास पहले से ही हथियारों के लाइसेंस हों, ताकि उसके समर्थकों को आसानी से हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा सके। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि अमृतपाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहा है। यहाँ तक कि उसका दुबई से पंजाब आने से लेकर नशा मुक्ति केंद्र खोलने तक सब कुछ ISI ने ही प्लान किया था, जहां वो नौजवानों का ब्रेन वॉश कर उन्हें खालिस्तान समर्थक बनाने के लिए उकसाने में जुटा था। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि 18 मार्च को फरार होने के बाद ISI एजेंट अमृतपाल को न सिर्फ पुलिस से बचाने में जुटे हैं, बल्कि उसे विदेश भगाने की भी तैयारी में है, ताकि वो विदेश में बैठकर ISI के इशारे पर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच सके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल पंजाब में खालिस्तान बनाने के प्लान पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसके गनमैन गोरखा बाबा के मोबाइल से पुलिस को खालिस्तान से जुड़े नक्शे भी मिले हैं। खालिस्तान के लिए इन लोगों ने करेंसी भी डिजाइन कर ली थी। इसके अलावा गोरखा बाबा के पास से पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है। पूछताछ में गोरखा बाबा ने यह भी बताया कि उसका काम अनंतपुर खालसा फोर्स को खड़ा करना था और वो तेजी से पंजाब के नौजवानों को गुमराह कर इससे जोड़ने में जुटा था। इस बीच भगौड़े अमृतपाल सिंह के कुछ नए CCTV वीडियो सामने आए, जिनमें वो पुलिस से बचकर भागता दिखा। इस दौरान उसका साथी पप्पलप्रीत सिंह भी उसके साथ दिखाई दिया और नए CCTV वीडियो में वो दोनों पंजाब के लुधियाना में नजर आए। बताया गया कि ये वीडियो 18 मार्च का है, जब अमृतपाल अपने साथी पप्पलप्रीत सिंह के साथ बस में बैठकर हरियाणा भागने की तैयारी में था। इस दौरान अमृतपाल गुलाबी पगड़ी में दिखाई दिया। इसके बाद एक दूसरे वीडियो में वो दोनों हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नजर आए। ये वीडियो 20 मार्च का बताया गया, जब अमृतपाल और उसका साथी पप्पलप्रीत सिंह छाता लेकर एक सड़क से गुजरते दिखे। माना जा रहा है कि इसके बाद वो दोनों पुलिस से बचने के लिए वहां से कोई बस पकड़कर किसी दूसरे राज्य में भाग गए। उसके कदमों को देखकर पुलिस ये आशंका लगा रही है कि वही अमृतपाल है जो आखिरी बार हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देखा गया था। पंजाब पुलिस को शक है कि अमृतपाल बस या फिर किसी दूसरी गाड़ी से दिल्ली की सीमा में दाखिल हुआ है। वहीं न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भगौड़े अमृतपाल सिंह ने पुलिस से छिपने के लिए अपना हुलिया तक बदल लिया है। ये बात तब सामने आई जब पुलिस ने एक रोज पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बलजीत कौर नाम की महिला को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ के दौरान अमृतपाल से जुड़ी कई चौंकाने वाली जानकारियां पंजाब पुलिस को दी। पंजाब पुलिस से न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपना हुलिया बदल लिया है। पंजाब पुलिस के सूत्रों का दावा है कि अमृतपाल बिना पगड़ी के खुले बालों में घूम रहा है, जबकि फरार होने के बाद आए वीडियो में वो नीली पगड़ी में दिखा था। लेकिन अब पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए उसने पगड़ी पहननी बंद कर दी है। जांच में ये बात भी पता चली कि 18 मार्च की रात अमृतपाल अपने साथी पप्पलप्रीत सिंह के साथ जलंधर से स्कूटर से निकला और लुधियाना होते हुए पटियाला पहुंचा था, जहां वो अपने एक समर्थक के घर पर रुका था। इसका पता चलते ही पुलिस अब अमृतपाल के साथ उस साथी की तलाश में जुटी है जिसने फरार होने के दौरान उसे रात गुजारने के लिए अपने घर में जगह दी थी। और पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पटियाला में रहने वाले अमृतपाल के उस समर्थक ने ही उसे हरियाणा जाने की सलाह दी थी। इसके बाद 19 मार्च की सुबह अमृतपाल पप्पलप्रीत के साथ पंजाब के पटियाला से हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लिए निकला था और फिर दोनों शाहबाद इलाके में बलजीत कौर नाम की एक महिला के घर पहुंचे। बलजीत कौर पप्पलप्रीत सिंह की करीबी है और दोनों एक दूसरे को पिछले 2.5 साल से जानते हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अमृतपाल वहां 2 दिनों तक रुका था, लेकिन बलजीत कौर के भाई ने उसे पहचान लिया, जिसके बाद सबने मिलकर उसे शांत करा दिया था। और पूछताछ के दौरान बलजीत कौर ने बताया कि अमृतपाल ने उसके भाई के मोबाइल से कई कॉल किए थे। जांच में पता चला कि पुलिस के डर से अमृतपाल मकान से बाहर नहीं निकलता था, जबकि उसका साथी पप्पलप्रीत सिंह उसे वहां से निकलने की तैयारी करने में जुटा था। और पंजाब पुलिस से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 20 मार्च को अमृतपाल के साथी पप्पलप्रीत सिंह ने शहर के तमाम बस अड्डों की रेकी की थी और ये जानकारी इकट्ठा की कि कौन सी बस कहां जाती है। दोनों के वहां से फरार होने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अमृतपाल सिंह छाते से अपना चेहरा छिपाता दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल ने फरार होने से पहले स्कूटर और कुछ चीजें बलजीत कौर के भाई को पटियाला पहुंचाने के लिए दी थी। साथ ही उसने बलजीत कौर को जबान नहीं खोलने की हिदायत भी दी थी। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर के पास भगौड़े अमृतपाल सिंह के पोस्टर लगाए गए। पंजाब से भागे अमृतपाल की बहराइच के रास्ते नेपाल भागने की संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट हो गए।
और उन्होंने बहराइच के रुपईडीहा में भारत नेपाल बॉर्डर पर जगह जगह अमृतपाल सिंह के पोस्टर लगा दिए। आने जाने वाले व्यक्तियों की सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अमृतपाल सिंह अब तक पंजाब पुलिस की पकड़ से दूर है। आशंका जताई जा रही है कि वो हुलिया बदलकर देश से फरार हो सकता है। इसीलिए रुपईडीहा में भारत नेपाल बॉर्डर पर अमृतपाल के पोस्टर लगा दिए गए, ताकि अगर वो वहां से फरार होने की कोशिश करे तो उसे दबोचा जा सके। सुरक्षा बल ने पोस्टर लगाने के साथ ही आसपास के लोगों से किसी भी संदिग्ध आदमी के दिखने पर सूचना देने के लिए भी कहा। इस बीच खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक जेल पर हमले से बचने के लिए अमृतपाल के साथियों को असम की जेल में भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक अगर उन्हें पंजाब की किसी जेल में रखा जाता तो जेल पर हमला भी हो सकता था। और ये हमला ठीक वैसा ही होता जैसा 23 फरवरी को पंजाब के अमृतसर में अजनाला पुलिस थाने पर हुआ था, जब खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के हजारों समर्थकों ने वहां धावा बोल दिया था। उन लोगों ने अजनाला थाने में बंद अमृतपाल के करीबी लवप्रीत तूफान को छुड़ाने के लिए थाने पर हमला बोला था और तलवारें लहराते हुए वो पुलिस वालों से भिड़ गए थे। काफी देर तक अजनाला थाने के बाहर हजारों की भीड़ बवाल मचाती रही, जिसके बाद पुलिस को लवप्रीत तूफान को छोड़ना पड़ा था। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से इस बार पकड़े गए अमृतपाल के साथियों को असम के डिब्रूगढ़ भेज दिया गया, जहां कड़ी सुरक्षा में उन्हें जेल में रखा गया है। उधर लंदन में भारतीय दूतावास के सामने भारत विरोधी प्रदर्शन करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के निर्देश पर की गई, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कार्रवाई के लिए सिफारिश की थी। आरोप है कि लंदन में 19 मार्च को हुए उस भारत विरोधी प्रदर्शन में भारतीय नागरिकता रखने वाले भी कई लोग शामिल हुए थे। दिल्ली पुलिस अब उन लोगों की पहचान में जुटी है। इस बीच अमेरिका ने चीन के उस दावे को झूठा बताया जिसमें चीन ने साउथ चाइना सी से अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ने का दावा किया। चीन और अमेरिका के बीच इस मामले पर ठनी हुई है, क्योंकि चीन ने अमेरिका पर साउथ चाइना सी में घुसपैठ का आरोप लगाया, जबकि अमेरिका ने कहा कि साउथ चाइना सी में आने जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये इलाका चीन का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। वो चीन पर तब और भड़क गया जब उसने बयान जारी किया कि चीन की नौसेना ने अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया कि उसका USS मिलियस साउथ चाइना सी में ही मौजूद है और उसने वहां अपना सैन्य अभियान जारी रखा हुआ है। साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा है, जो दक्षिण और पूर्व में चीन की सीमा से लगता है। इसके अलावा साउथ चाइना सी के किनारे पर ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम भी बसे हैं, लेकिन चीन इसे अपना समुद्री इलाका बताता है। और जैसे ही उसे पता चला कि अमेरिका USS मिलियस साउथ चाइना सी में गश्त लगा रहा है, वो भड़क गया। उसने पहले अमेरिका पर घुसपैठ का आरोप लगाया, फिर दावा किया कि चीन की नौसेना ने USS मिलियस को खदेड़ दिया। लेकिन अमेरिका ने कहा कि चीन झूठ बोल रहा है, उसका युद्धपोत वहीं पर है। अमेरिका के तेवर आक्रामक हैं, क्योंकि चीन खुलेआम उसे चुनौती दे रहा है। यही वजह रही कि अमेरिका ने चीन को जंग के लिए तैयार रहने को बोल दिया। अमेरिकी रक्षा विभाग ने बयान जारी किया कि चीन को टकराव के लिए तैयार रहना होगा, यानी बाइडेन गुस्से में है, और अगर शी जिनपिंग ने साउथ चाइना सी का मुद्दा खींचा तो फिर तो समझो जंग हो ही गई। उधर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी कि चीन और रूस को ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका एशिया और यूरोप में एकदम आधुनिक जेट तैनात करने वाला है। लेकिन अहम बात यह है कि ये आधुनिक लड़ाकू विमान पश्चिम एशिया से निकालकर एशिया के दूसरे हिस्सों और यूरोप में शिफ्ट किए जाएंगे, और उनकी जगह भरने के लिए अमेरिका पश्चिम एशिया में अपने A-10 अटैक प्लेन भेजेगा। लेकिन अमेरिका के फैसले ने रक्षा विशेषज्ञों के माथे पर बल डाल दिए हैं, क्योंकि 4 दशक पुराने A-10 अटैक प्लेन में अब वो बात नहीं रही। अमेरिकी वायुसेना उसे रिटायर करने की तैयारी में है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आधुनिक जेट वापस लेने से पश्चिम एशिया में ईरान और ISIS के खिलाफ ऑपरेशन चला रही अमेरिकी एयरफोर्स कमजोर हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि अभी अमेरिका के सामने रूस और चीन जैसे ज्यादा बड़े दुश्मन खड़े हैं। अब उनकी हाईटेक सेना से तो A-10 जैसे विमान से नहीं लड़ा जा सकता, और चीन और रूस से जंग में अमेरिका रत्ती भर का रिस्क नहीं उठा सकता। इसलिए अमेरिका ने पश्चिम एशिया में तैनात ज्यादा ताकतवर और आधुनिक लड़ाकू विमानों को वहां से यूरोप और एशिया में लगाने का फैसला किया। इधर मुंबई से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। वहां एक आदमी ने 5 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि उस आदमी ने अपने पड़ोस में रहने वाले 5 लोगों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया। जिस आदमी ने उन लोगों पर हमला किया, पुलिस ने उसे दिमागी रूप से कमजोर बताया। उधर 8 साल का बैन हटने के बाद भी रूस के एथलीट अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने यूक्रेन जंग की वजह से उन पर एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया। जबकि साल 2015 में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करने के आरोप में रूस के एथलीटों को बैन कर दिया गया था। हालांकि जरूरी शर्तों को पूरा करने के बाद उनके ऊपर से पुराना प्रतिबंध तो हटा लिया गया, लेकिन यूक्रेन जंग की वजह से वो अब भी दूसरे देशों के खिलाड़ियों के साथ मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये प्रतिबंध सिर्फ रूस के ही एथलीटों पर नहीं, बल्कि जंग में रूस का साथ देने वाले उसके पड़ोसी देश बेलारूस के खिलाड़ियों पर भी लगाया गया है। And that is for the foreseeable future because of the invasion and the ongoing war in Ukraine.
वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल के अध्यक्ष सेबेस्टियन को के मुताबिक इस प्रतिबंध के दौरान रूस और बेलारूस किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या यूरोपीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाएंगे। इस बीच दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर में याकू नाम के चक्रवाती तूफान के बाद आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई, जिसकी वजह से वहां कई शहर डूब गए और सड़कें पानी में गायब हो गईं। ताकतवर चक्रवाती तूफान ने इक्वाडोर के कई शहरों की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। इक्वाडोर के ग्वायाकिल शहर में तो कुछ लोग ट्रक की मदद से सड़क पार करते दिखे, तो कई जगह पानी के बीच गाड़ियां फंस गईं, जिन्हें लोग धकेलते हुए नजर आए। इक्वाडोर में भारी बारिश की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 23,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। उधर अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन के परिवार में झगड़ा चल रहा है। ये दावा उत्तर कोरिया के एक पूर्व राजनयिक के हवाले से किया गया, जिनके मुताबिक उत्तर कोरिया पर राज करने वाले इस परिवार में सत्ता को लेकर भयंकर संघर्ष चल रहा है और दावा है कि इस लड़ाई में किम जोंग उन की पत्नी और उनकी बहन एक दूसरे के आमने सामने हैं, क्योंकि किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग अपने भाई के शासन में दूसरे नंबर की सबसे शक्तिशाली सदस्य हैं, जिसकी वजह से उन्हें उत्तर कोरिया में किम के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाने लगा है। लेकिन उस पूर्व राजनयिक के मुताबिक किम जोंग उन की पत्नी चाहती हैं कि उत्तर कोरिया की सत्ता पर उनके बच्चे काबिज हों, न कि किम जोंग उन की बहन। और दावा है कि इसीलिए जोंग उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और उस दबाव का ही नतीजा है कि अब किम जोंग उन के कार्यक्रमों में अक्सर उनकी बेटी भी नजर आती है, ताकि उत्तर कोरिया के लोगों में यह संदेश जाए कि किम के बाद सत्ता उनकी बेटी ही संभालेंगी। जबकि दावा है कि इस पारिवारिक झगड़े में फंसे किम ने अपनी बहन से दूरी बना ली है। ये दूरी अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी दिखने लगी है। हाल ही में जब किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ एक फुटबॉल मैच देखने पहुंचे, तो वहां किम जोंग उन की बहन उनसे काफी दूर बैठी नजर आई, जबकि पहले वो ऐसे मौकों पर उनके आसपास ही बैठती थी। बताया गया कि किम जोंग उन के इस रवैये से उनकी बहन भी गुस्से में है। दावा तो यहां तक किया गया कि वो कई बार अपने दफ्तर में लोगों पर चिल्लाती हुई भी सुनी गई। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन के परिवार में चल रही ये लड़ाई आने वाले वक्त में और ज्यादा भयंकर हो सकती है। इधर केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी 1 साल तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ाने का फैसला लिया गया। उनको साल में 12 सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी 1 सिलेंडर पर, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस है वो 38% से बढ़कर 42% हो जाए। उधर मध्य प्रदेश के सतना में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां रेप और हत्या के आरोपी के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया और इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से एक बुलडोजर भेजा गया, जिसके बाद आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया। आरोप है कि उस लड़के ने पहले 78 साल की एक बुजुर्ग महिला का रेप कर उनकी हत्या कर दी। इस बीच रिलायंस रिटेल वेंचर्स की डायरेक्टर ईशा अंबानी को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया गया और यह अवार्ड मिलने के बाद उन्होंने इसका क्रेडिट अपने माता पिता और बच्चों को दिया। ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल वेंचर्स की डायरेक्टर हैं, जिन्हें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2023 ने जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड के लिए चुना। Thank you so much. This is to my parents who inspire me endlessly, and to my children Prithvi, Adya and Krishna who motivate me every day. आइए मरुभूमि में उद्यान की चर्चा करें। आइए मरुभूमि में उद्यान की चर्चा करें, ध्वंस के संदर्भ में निर्माण की चर्चा करें। सौगात की एक बात कही रंग ने, बादलों के अट्टहासों से घिरे वातावरण में बिजलियों सी कौंधती मुस्कान की चर्चा करें। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा सौगात की एक बात का।